हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों को बायोलॉजी घुट्टी जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको बता दें हमारी एक एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक वीडियो में जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, एक एक यूनिक क्वेश्चंस है। आप जैसे जैसे हमारे इस घुट्टी वाले कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो आज हम जो करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है। तो आपको बता दें ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके थे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। तो ये एक एक और दो दो नंबर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा, ठीक है। तो पहले नंबर का दे रखा है, डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम बताओ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। ये 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं और 4 नाइट्रोजन क्षारक है तो इनसे न्यूक्लियोटाइड भी बनेंगे अपने अपने, ठीक है ना। तो आपको बता दें इसमें चारों में आपको क्या काम करना है। देखो पहले नंबर का दे रखा है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरे नंबर का दे रखा है डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट और तीसरे नंबर का है डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट और लास्ट नंबर का है डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। अब आप लोग इसमें क्या चीज कॉमन देख पा रहे हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इन चारों में एडेनिन की जगह पर एडिनोसिन बोला गया है और ग्वानिन की जगह पर ग्वानोसिन बोला गया, मतलब दोनों जगह पीछे सिन लगा हुआ है और स्टार्टिंग में डीऑक्सी सभी में लगा हुआ है, लास्ट में मोनोफॉस्फेट सभी में लगा हुआ है। थर्ड एंड फोर्थ वाला इसमें देखेंगे तो डीऑक्सी साइटिडीन और थाइमिडीन, तो इनमें पीछे डीन लगा हुआ है, पीछे पहले सीन था अब डीन है और स्टार्टिंग से डीऑक्सी सभी में मिलेगा, मोनोफॉस्फेट सभी में आपको लगाना है। तो इसमें जो आपको याद करना है वो याद क्या करना है, आपको याद करना है ये एक तो याद करना होगा एडिनोसिन वाला, ठीक है। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, आपको ये याद करना है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले एक बार इसे देख लो, बैकग्राउंड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फोन आ रहा है किसी का, हमारे उपनेश भाई का फोन आ रहा है। तो एक बार इसे बैकग्राउंड में यहां पर आप लोग देख लीजिए और इसको नाम आसानी से आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। चलो अगले नंबर पर आपको दे रखा है कोडॉन के 2 कार्य लिखो और एयूजी के लिए, एयूजी के लिए बताना है। ए का मतलब एडेनिन, यू का मतलब यूरिसिल, जी का मतलब ग्वानिन, मतलब ये जेनेटिक कोड होते हैं और जेनेटिक कोड जो होते हैं एमिनो अम्ल को कोड लेखन करते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है यह एक समारंभ की तरह काम करता है। तो हमारा एयूजी जो होगा, एयूजी कैसे काम करेगा, एयूजी काम करेगा समारंभ की तरह, ठीक है ना। इसी में सेकंड नंबर का पॉइंट है, यह मीथ्योनिन नामक एमिनो अम्ल को कोड करता है। किसको कोड करेगा, मीथ्योनिन को। तो ये दोनों पॉइंट ही इंपोर्टेंट है और एक चीज ध्यान रखना, चाहे प्रोकैरियोटिक कोश का हो चाहे यूकैरियोटिक कोश का हो, दोनों में ही ये किसको कोड करेगा, मीथ्योनिन को कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में अलग करे और अमीबा में अलग करे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो ये याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट नंबर का है, ये 2023 में पूछा गया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का अपने शोध में प्रयोग किया, इस जीवाणु जनित रोग का नाम बताओ। तो आपको पता होगा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, मैंने क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, चूहे वाला प्रयोग किया था हमने, शायद आप लोगों को याद आ जाए, चूहे वाला प्रयोग किया था। तो हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट, उस बैक्टीरिया और चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु को जब चूहे के अंदर डाला जाता था तो जीवाणु में एक बीमारी हो जाती थी जिसको बोलते हैं निमोनिया, बस में नहीं। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रूपांतरण का प्रयोग किया। रूपांतरण के प्रयोग में डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इस जीवाणु से निमोनिया रोग होता है और इसमें चूहों पर यह प्रयोग किया गया था, यह भी ध्यान रखना। चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या अर्थ है। तो देखो ये मैंने बोला डीएनए, फिर बोला पैकेजिंग, मतलब
आपको पता होगा कि हमारी एक कोशिका के अंदर डीएनए की जो लंबाई होती है 2.2 मीटर होती है। ये शायद आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद कर लेना, डायरेक्ट पेपर में आ सकता है। अब हमारी एक कोशिका जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, उसके भी केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। बात में नहीं, तो इतने छोटी सी जगह के अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे समा जाता है, इसमें हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं। तो देखिए, हिस्टोन नामक प्रोटीन ग्लाइसिन व आर्जिनिन समृद्ध होने के कारण क्षारीय होती हैं। तो देखो, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है इसमें लाइसिन और आर्जिनिन ये दो ज्यादा मात्रा में एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, और ये दोनों एमिनो अम्ल क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि इसमें एमिनो की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति के डीएनए को लिपेटने के लिए कोर प्रदान कर न्यूक्लियोसोम नामक संरचना को बनाते हैं। आपको बता दें, डीएनए जो होता है, डीएनए होता है अम्लीय प्रकृति का। डीएनए पर जो चार्ज होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हिस्टोन पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। बस में नहीं, इस प्रकार लंबे डीएनए अणु की पैकेजिंग आसानी से हो जाती है, जिससे लंबा रेखीय अणु डीएनए अणु जो छोटे से केंद्रक में समा जाता है। ऐसे समझ लो कि ये मेरे पास ये पूरा का पूरा जो वाला पार्ट है ये कोर का है, और ये जो कोर है ये हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसके चारों ओर, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास डीएनए है, तो ये क्या काम करेगा, ये डीएनए इस तरीके से इसके ऊपर क्या होगा, लिपेटे हुए होगा, इस तरीके से इसके ऊपर लिपेटे हुए होगा। बात में नहीं, क्योंकि ये जो डीएनए है ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, इसलिए ये आपस में तगड़े तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है, ये पेपर में 2020 में पूछा गया था, यदि एक द्विरज्जु की डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि यहां पर ग्वानिन की जगह पर आपको करना है एडेनिन, मिलने वाले एडेनिन के परसेंटेज की मात्रा की गणना करो। ठीक है, चल अब मैं इसमें बता देता हूं कि एडेनिन की जो मात्रा होती है वो थायमिन की मात्रा के बराबर होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं एडेनिन हूं और तुम हो थायमिन, बस में नहीं, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो तुम्हारे पास भी 10 रुपए होंगे। क्लियर है ना, हम दोनों का समझ में आ गया आप लोगों का, मेरे पास 10 रुपए तुम्हारे पास भी 10 रुपए होंगे, क्योंकि एडेनिन की मात्रा थायमिन की मात्रा के बराबर होती है। फिर हमने आपसे कहा साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर है। मान लीजिए अब मैं बन गया साइटोसिन और तुम हो ग्वानिन, अगर मेरे पास 20 रुपए हैं तो तुम्हारे पास भी 20 रुपए होंगे। इसका मतलब यह है कि इन दोनों की मात्रा क्या होती है, समान होती है, और परसेंटेज किस में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। ठीक है ना, चलो अब हमसे यह कहा गया है कि हमें दे रखा है साइटोसिन, तो साइटोसिन है 20%। अगर साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी 20% हो जाएगा ना, ये 20% है तो 20% हो जाएगा, तो 20 और 20 कितने हो गए, 20 और 20 हो जाएंगे 40%, और 100 में से अब हम 40% को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60% बचेगा। अब 60% को एडेनिन और थायमिन में दो समान भागों में बांटना है, तो किसी चीज को दो समान भाग में बांटना होता है तो हम आधा आधा कर देते हैं, तो 2 का इसमें क्या दोगे, तुम भाग दोगे, तो 30% इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे एडेनिन की मात्रा कितनी परसेंट होगी, 30%। ग्वानिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको बता दें, एक मैं तुम्हें छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप चुटकी बजाओ और आंसर पाओ। अब चुटकी बजाओ आंसर पाओ का मतलब समझ लीजिए, आपको डीएनए की जो मात्रा दे रखी हो, कितनी भी मात्रा दे दे, वो कितनी भी मात्रा क्यों ना दे दे, वास्तव में नहीं, जितनी तुम्हें मात्रा दे रखी होगी उसमें आपको क्या काम करना है, 50 में से घटा देना, मतलब 50 में से आपको वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे इसी का देखो, साइटोसिन की मात्रा 20% है, वास्तव में नहीं, और एडेनिन की पूछ रहा हूं मैं, 50 में से 20 गए, कितने बचे, 30, आ गया आंसर। अगर वो बोल दे कि मान लो, जैसे मैं एक प्रश्न पूछ ले रहा हूं आपसे, अलग से पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि एडेनिन की मात्रा है 15%, तो मुझे बताओ
ग्वानिन की मात्रा होगी कितने परसेंट, ठीक है ना। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ए बराबर कितना दे रखा है, 15% दे रखा है। कितना परसेंट है, 15%। तो 50 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 में से 15 घटाए 35 बचेगा। तो ग्वानिन हमारा कितना आ जाएगा, 35%। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। अगला मेरा एग्जांपल है, जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि थायमीन की मात्रा है कितनी परसेंट ले लूं, 5% ले ली, 5% है, ठीक है। तो मुझे बताइए साइटोसिन की मात्रा बताइए कितने परसेंट होगी। क्या करोगे तुम, कुछ भी नहीं करना, 50 में से 5 गए 45, यहां पर आ गया 45%। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं चार गाफ का तुल्यता का नियम। चार गाफ ने यह नियम दिया था कि एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। नेक्स्ट नंबर का है जेड डीएनए क्या है, कौन सा डीएनए, जेड डीएनए तुमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही लंबी इसमें वो दे रखी है, अच्छी है पर लीड काफी लंबी है इसमें। जेड डीएनए क्या है, प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो आपको बताना है, जो हम नॉर्मली जो डीएनए पढ़ते हैं वो सामान्य डीएनए होता है, बेसिक डीएनए है, बी डीएनए भी बोल देते हैं उसको हम, वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। तो आपको बताते हैं वही जो बी डीएनए है वही बदल जाता है जेड डीएनए में। जैसे कि आप लोगों को बता दें, जैसे कि आपको हम कैसे बताएं, एक आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसका नाम है दिल जले। क्या नाम है, दिल जले। उसमें होता है श्याम होता है, श्याम, अजय देवगन होता है श्याम। और श्याम जो होता है, श्याम ही मतलब कि परिस्थितियां बदलने के कारण बदल जाता है शाखा में। कैसे बदल जाता है, शाखा में बदल जाता है, देखा होगा। उसी तरीके से जो नॉर्मल डीएनए होता है, तो इसे जब उच्च अम्लता की स्थिति मिलती है तो हमारा बी डीएनए ही जेड डीएनए में बदल जाता है। जेड डीएनए जो होता है ना हमारा, इसके अंदर आपको बता दें, जेड का मतलब जानते हो तुम, जेड का मतलब यहां पर जिगजैग है, अनियमित डीएनए बन जाता है। देखो जेड डीएनए सामान्यतः बी डीएनए से उच्च लवणता की स्थिति में बनता है, ठीक है। इसमें कुंडलन वामावर्त दिशा में होता है। कैसा, वामावर्त, उसमें होता है दक्षिणावर्त, ये भी ध्यान रखना। इसमें इसके हेलिक्स का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम है और जो हमारा नॉर्मल डीएनए होता है ना उसका 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी का मतलब जिग जैग टाइप की होती है। प्रत्येक कुंडलन में 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। तो इसमें 12 जोड़ी मिलेंगे, तो पहले वाले में कितना मिला करते थे, पहले वाले में मिला करते थे 10 जोड़ी मिला करते थे। कितने मिलते थे, 10 जोड़ी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये हमारी डीएनए था, ठीक है। चलो ओपेरॉन को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है। ओपेरॉन पास स्थित, मतलब एक जगह पर स्थित संरचनात्मक जीन जो है, जो संरचना को कंट्रोल करते हैं एवं उनसे संबंधित कंट्रोल जीन का एक समूह है, मतलब जीन्स का एक ये समूह हो गया, जो कोशिका में कोशिकीय उपापचय का आनुवांशिक रूप से नियमन करता, मतलब कोशिका को कंट्रोल करने का ये काम करता है, उसी को हम बोलते हैं ओपेरॉन। ओपेरॉन में नियामक जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है, प्रचालक जीन होता है और संरचनात्मक जीन होता है। तो इसमें 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वाला आप लोगों को डायरेक्ट याद करना है कि ऐसे 3 विषाणुओं के नाम बताओ, विषाणु को बोलते हैं वायरस, नाम बताओ जिनका आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है। आपको बता दें आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ सभी जीवों में डीएनए होता है, हर्षे और चेस द्वारा ये सिद्ध किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपको बताएं कुछ ऐसे वायरस भी पाए जाते हैं जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो डीएनए ना होकर आरएनए पाए जाते हैं, जिनमें कि नाम दे रखा है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, इससे एचआईवी बीमारी हो जाती है। अगला है टीएमबी, इसको टोबैको मोजेक वायरस बोलते हैं। सबसे पहले इवानोवस्की ने जो वायरस की खोज की थी वो टीएमबी वायरस ही था, ठीक है। और लास्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे इन्फ्लुएंजा बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं एचआईवी, टीएमबी और इन्फ्लुएंजा वायरस। तो 3 हमसे पूछे हैं, 3 हमने नाम बता दिए।
अगले नंबर का है केंद्रक में। ये वाला प्रश्न अच्छे अच्छे लोगों पर नहीं होता, सही बता रहे हैं हम आपको। केंद्रक में राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की संख्या डीऑक्सीराइबोस ट्राइन्यूक्लियोटाइड की संख्या से 10 गुना अधिक है, लेकिन डीएनए प्रतिकीयन में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ही क्यों जुड़ते हैं? ये हमारा आंसर है, सॉरी आंसर नहीं, क्वेश्चन है हमारा। इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई, 1 2 3 4 लाइन में आया है। अब आप तो वहां डर ही आओगे भाई, 4 लाइन का क्वेश्चन है तो आंसर कितना बड़ा होगा। कितना भी बड़ा क्यों ना से हम याद करेंगे, पेपर में देना है। देखो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। केंद्रक, देखो केंद्रक हो गया हमारा मेला। केंद्रक क्या है? हमारा मेला है, ठीक है। नौवीं का मेला, आज नौवीं है, नौवीं का मेला हो गया। राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की संख्या, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है ये मान लो मेला में मिलने वाली गर्लफ्रेंड है, मतलब लड़कियां जो बहुत सारी हैं। डीऑक्सी राइबोस ट्राइन्यूक्लियोटाइड की संख्या से 10 गुना है, मतलब जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड है वो किसी लड़के की गर्लफ्रेंड थी, और ये लड़कियां वहां पर जो मिला में वो 10 गुना ज्यादा हैं। लेकिन डीएनए जो प्रतिकृति है ना, मतलब मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं कि मेला है, ठीक है। अब मेला में मैं हूं, मैं जा रहा हूं मेला में, मान लो मेरी गर्लफ्रेंड वहां पर आ रही है, तो वहां पर उसकी जो सहेलियां हैं 10 गुना ज्यादा हैं, लेकिन मैं फिर भी किसको ढूंढूंगा? मेला में जाकर किसको ढूंढूंगा? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढूंगा। बस में नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है, मतलब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पहचानता हूं। इसका मतलब समझ गए होंगे आप चेक करके देखो। डीएनए प्रतिकृतियन डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में वो संपन्न होता है कि अगर आपको डीएनए प्रतिकृतियन करना है, डीएनए को बनाना है, तो तुम्हें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति होना जरूरी है, क्योंकि इसी एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए का निर्माण होता है। आगे देखो, यह एंजाइम विशिष्ट होता है। क्या ऐसा है? विशिष्ट है। यह अपने आधारीय पदार्थ को पहचानता है, मतलब मैं विशिष्ट हूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पहचानता हूं, ठीक है। अतः राइबोन्यूक्लियोटाइड की अधिक मात्रा के बावजूद डीएनए से केवल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इकाइयां क्षरक युग्मन के आधार पर जुड़ती हैं। इसका मतलब तुम समझ रहे होंगे कि वहां पर राइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब 10 गुना ज्यादा लड़कियां हैं, लेकिन मैं शाहरुख खान वाली स्टाइल में किसके लिए आऊंगा? सिर्फ अपनी वाली गर्लफ्रेंड। बात में नहीं, तो मैं उसी, मतलब मैं अपने आधारित पदार्थ को पहचानता हूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पहचानता हूं, मैं सिर्फ उसी से मिलने वाला हूं, ठीक। चलो ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, सिर्फ एग्जाम्पल है, वास्तविकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिया है मैंने, ठीक है। अगला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर बताइए। प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या होता है, यूकैरियोटिक डीएनए क्या होता है? पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लो, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग सामने देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लो। पहले वीडियो को पॉज करके इसको याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को थोड़ा रोक कर लेना। प्रोकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में आ जाता है बैक्टीरिया, ठीक है ना, और यूकैरियोटिक डीएनए में मानव, अमीबा से लेकर मानव तक ये सब चीजें आ जाती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक डीएनए में इसमें अणु, जो डीएनए का अणु होता है वो होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार का मतलब होता है गोलाकार, और दूसरी तरफ रेखीय होता है। डीएनए कैसा होता है? रेखीय। बड़े आसानी से तुम याद कर सकते हो कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसमें इसका अणु बार वृत्ताकार होता है, इसका रेखीय होता है, बस छोटी सी बात है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप लोगों ने मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस करा दिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, एक एक क्वेश्चंस में काफ़ी दम है, तो इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, अच्छे तरीके से इनको याद करके जाना, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आज के समय में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्यों ना सही, लेकिन यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अच्छे से करके आना, अच्छे से करिएगा, ठीक है। आपको कोई भी समस्या है तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि हमारा A1 सर यूट्यूब चैनल है ही है, ठीक है। इस पर आप बायोलॉजी क्लास 12th की से रिलेटेड बहुत सारी और भी चीजें तुम्हें जानने को मिल सकती हैं। स्टडी की कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हो, उस प्रॉब्लम का आप लोगों को सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएंगी। उसके साथ साथ में लास्ट में तुम्हें यहाँ इधर दिखाई दे रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, ये आप लोग को बता दिया जाएगा।
मतलब मेरा कहने का ये है, मॉडल पेपर से लेकर, टेस्ट पेपर से लेकर, आपके हर एक डाउट से लेकर हर एक समस्या का समाधान हमारे A1 सर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लोगों को इसे जरूर बताना और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।